got this one, Amanda? Purvi. Purvi Nathan from India. Yeah. मैं पूर्वी 19 साल की हूँ। कहाँ से बताना शुरू करूँ अपने बारे में? मैं कहाँ पैदा हुई? मैं वहाँ क्यों पैदा हुई? क्यों वहीं पली बड़ी? मुझे जिंदगी में क्या करना था? इन सब सवालों का मेरे पास कोई ठीक ठीक जवाब नहीं था। रेड लाइट इलाकों के पालने में पैदा होने वाले बच्चे, देह व्यापार के बीच पलने वाले बच्चे धीरे धीरे उसी दलदल में धंसते जाते हैं और इसकी दस्तक ना तो उनके कानों में पड़ती है, ना नजरों से दिखाई देती है और अक्सर उनकी समझ से परे होती है। ये लो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए। पूर्वी, जानवी, रुचि, चलो स्कूल का टाइम हो गया। थोड़ी देर बाद। स्कूल तुम्हारे टाइम से चल रहा है। तुम आ रही हो या मैं नीचे आऊं? आ रही हूँ। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी तो जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। अम्मा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। तो क्या करना है जिंदगी में? मुझे पता नहीं, मुझे कोयल दीदी जैसा बनना है। दुखता है अम्मा, मार डालोगी क्या? एक तो बाबा बोलते तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बाबा भी नहीं है। तुम्हारी जबान ना बहुत चलने लगी है पूर्वी। तो फिर बाबा ऐसा क्यों बोलते कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? क्योंकि तुम्हारी जबान कैंची जैसी चलती है। नहीं, क्योंकि मैं काली हूँ ना, इसलिए। बेटा अभी 10 साल की नहीं हुई है, कुछ जानती समझती तो हो नहीं। अरे मेरी सारी उम्मीदें तुझ पर, जानवी पर, रुचि पर तो लगी हुई है। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, इस कचरे से बाहर निकलोगे, बड़े आदमी बनोगे, है ना? 8 क्या? सवेरे से तुम 8 बार ये बात बोल चुकी हो और 12 टाइम बाकी है। तुम दिन में 20 बार ये बात बोलती हो, बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह। बच्चों, गुणन का मतलब होता है गुणा करने का अर्थ। मानो हमारे पास कुल 8 वस्तुएं हैं, तो 2-2 को अगर 4 से लेकर गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 8। और 3 को अगर 5 से लेकर के करेंगे तो 15। अर्चना मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसकी माँ पास ही रहती थी। अर्चना, मैं, मेरी बहनें जानवी और रुचि, हम सब हमेशा साथ ही खेलते थे। हमारे शौक, पसंद नापसंद सब एक जैसे थे। जैसे कि हमें टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। उस आदमी ने आपकी बेटी को धोखा दिया और आप आज भी उसकी साइड ले रहे हैं। इसलिए या तो दिन भर खेलती रहो या टीवी देखती रहो, पढ़ाई तो करनी नहीं है तुम लोगों को। अम्मा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? शांति से टीवी तो देखने दे। बेटे, तुम कब ये समझोगे? पापा, मालिक क्या लाए? तुम्हारा बाप सेठ है ना, और सौदे जो रोज चॉकलेट लाएगा तुम्हारे लिए। दिमाग खराब मत करो, काम करो अपना। चलो। की पहचान खाना बना क्या? जो अपने घोड़े खाने के लिए कुछ बनाया है कि नहीं? चिल्लाओ मत, बन ही रहा है ना। जब तक वो मैं भी काम से अभी आई हूँ। टीवी की आवाज कम कर। रेस जीता रहे, और जिस दिन घोड़ा बोला ना कम कर। कान फूट गए क्या तेरे? उसे गोली मार दी जाती है। तनख्वाह आई? और इस वक्त राहुल नहीं। 7 तारीख है आज, तनख्वाह आई नहीं है, दारू पी के आए हो। अरे बिना पैसों के घर कैसे चलाऊं? जब तनख्वाह की बात करती हो तो सांप सूंघ जाता है तुम्हें। खाना मांगते हो तो शेर जैसे दहाड़ते हो। अरे घर है, उसकी कोई चिंता है या नहीं? सारा दिन काम करके आया हूँ, दिमाग का दही मत कर। दारू पी कर आए हो, घर की चिंता ही नहीं है तुम्हें तो। पापा, मत मारो अम्मा को। मुझे फिर से बाबा बोला? तुझे कितनी बार मना किया कि मुझे बाबा मत कहा कर। ठीक है, अब से बाबा नहीं बोलूंगी, लेकिन मत मारो अम्मा को।
वो सीढ़ियाँ ही मेरा बसेरा थी। मुझे पता था कि जब तक बाबा नहीं सो जाते तब तक अम्मा दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मुझे वहीं पड़े रहना था। आती जाती लोग मुझे देखते, मैं उन्हें देखती। ये तो हमेशा ही होता रहता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। नहीं, मैं पुलिस या किसी स्पेशल ब्रांच से नहीं आई हूँ। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ। ये लड़की लोगों से क्या बात करती हो तुम? जी, मैं उनकी भलाई और उनकी सलामती की ही बात कर रही थी। मैं दिव्या जी के ऑफिस से आई हूँ, वही जो यहाँ आपके साथ मिलने आती है और काम करती है। पिछली बार जब इन औरतों से बात हुई थी तो कहा था कि बच्चों को स्कूल भेजें, हमारे सेंटर में आए, हमारे सेंटर में पढ़ाना लिखाना और हम कई और काम करते हैं। तीनों बच्चियाँ स्कूल जाती है। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे पढ़े लिखे। बस मेरी बड़ी बेटी है ना पूर्वी, उसका बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रखता। क्या मैं उससे बात करूँ? एक काम करिए, एक बार उसे लेके हमारे सेंटर में आ जाइए, फिर शायद उसका पढ़ाई में मन लग जाए। बिना रिमोट मुझे टीवी चालू करना आता है। पहले मुझसे वादा करो कि कल एनजीओ सेंटर चलोगी। वो सोचना पड़ेगा, पहले रिमोट दो। नहीं, पहले 1 घंटा पढ़ाई फिर रिमोट। ठीक है, मैं खुद ही चालू कर लेती हूँ। अरे तुम्हें अपना अच्छा बुरा समझ में क्यों नहीं आता? मुझे अपना अच्छा बुरा पता है। आप लोग मेरे साथ अच्छे से बात भी नहीं करते क्योंकि मैं काली हूँ ना, इसलिए। अच्छा, अच्छे से बात तुम नहीं करती हो। अरे बात पे उलट जवाब। मैं भाग जाऊंगी, पूरे दिन बाहर ही रहूंगी, फिर ढूंढते रह जाओगे मेरे को, देख लेना। यही उलट जवाब। हाँ कोयल, कमला दीदी थोड़ी दाल चाहिए थी। हाँ ले लो। अगर आप रिमोट नहीं दोगे ना तो देख लेना कल मैं क्या करती हूँ। देख, क्या हुआ? ये इतनी भड़की हुई क्यों है? कुछ नहीं, बस खेलना है, पढ़ाई नहीं करनी, टीवी देखना है। हाँ, मुझे यही करना है। मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। कोयल दीदी, आप भी तो पढ़ी लिखी नहीं हो ना। स्कूल जाके होता क्या है? अम्मा मेरे को रोज स्कूल भेजती रहती है और उनको पता नहीं रहती है मैं स्कूल में जाके सो जाती हूँ। पूर्वी, तू बस 10 बरस की है और उससे कहीं ज्यादा तूने यहाँ देखी, मगर फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो तू नहीं जानती। आज मैं तुझे सब सच्चाई बताती हूँ, हमारी जिंदगी की सच्चाई। सच्चाई उस माहौल की, सच्चाई उस धंधे की, उस पेशे की जहां उम्र और शरीर दोनों ही का आकर्षण बहुत जल्दी घिस जाता है और लगातार ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए नए शरीरों की जरूरत पड़ती है। जब मैं भी तुम्हारे जितनी थी ना, तो मुझे भी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी और कुछ करा लो, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती थी। मगर तू जानती है, अगर तू इस माहौल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी तो ये माहौल तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है? मैं भी यही सोचती थी, मगर फिर मैं बड़ी हुई और मुझे भी वही करने को कहा गया जो यहाँ सब लड़कियां करती हैं। एक ग्राहक आया, मुझे उसे खुश करना था। फिर रोज अलग अलग ग्राहक आने लगे, मुझे उन्हें भी खुश करना था। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यही तो धंधा है यहाँ का। तभी मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, मगर कोई रास्ता ही नहीं मिला। ग्राहक आते रहे, पैसा मिलता रहा और फिर यही माहौल मेरी जिंदगी बन गई। अब आदत हो गई, पछतावा होता है। काश मैंने पढ़ाई की होती तो आज मैं इस दलदल से बाहर निकलकर अपना पेट पाल सकती थी। तेरी माँ यहाँ के माहौल को जानती है। वो जानती है कि ये माहौल तुझे भी निगल जाएगा, इसीलिए वो तुझसे कहती है पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर पूर्वी, कुछ बन के दिखा, कुछ कर जो वो बेचारी नहीं कर पाई। मुझे कोयल दीदी की बात समझ में आई। लगा कि शायद वो सच कह रही थी। समझ में आया कि अम्मा हमेशा मेरे अच्छे के लिए कहती थी। उस दिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो मैंने कभी पूछा नहीं। अम्मा वहाँ आई कैसे?
नाना का था वो कोठा। उन्हें घाटा हुआ, इसलिए वो उसे बेचकर नानी और अम्मा के साथ गांव चले गए। लेकिन जल्दी वो गुजर गए और नानी वापस लौट आई। मेरी अम्मा कोठे के पास एक फैक्ट्री में काम करती थी। हम लोग बस कोठे वाली बिल्डिंग में रहते थे। मेरी अम्मा कोठे वाली औरतों की तरह कोई काम नहीं करती थी। बीच में अम्मा ने गांव में जाकर फिर से रहने का सोचा और वहाँ गई भी। वहीं उन्हें मेरे बाबा मिले। वहाँ कुछ खास नहीं हो पाया तो अम्मा बाबा वापस आ गए। अम्मा ने बोला जब बाबा मिले तो अच्छे आदमी थे, ऐसे नहीं थे। वो जानवी और रुचि से तो अच्छी तरह पेश आते थे, लेकिन मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे, ये सवाल अक्सर दिमाग में आता था। तुझे कितनी बार मना किया कि मेरे साथ बैठकर खाना मत खाया कर? क्यों बाबा? मुझे अभी शांत रहो ना, फिर से वही सब शुरू मत करना। हाँ। निकल बाहर, निकल। आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो बाबा? बच्चों, मानिए कि हमारे पास कुल 10 सेब हैं। उसको 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। कोयल दीदी ने जो बोला उसका मतलब समझ आ रहा था। लगा सही कहती हैं वो। पढ़ने की कोशिश भी की लेकिन जरा भी मन नहीं लगा। बहुत बोरियत हुई। और हमें पानी बचाना चाहिए। मैं कोठे के बच्चों के लिए चलाई जा रही एनजीओ क्लासेस में भी गई, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। पूर्वी, आपने देखा हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं। आपको कुछ तो पसंद आएगा। मुझे टीवी देखना पसंद है। ओ बाप रे, आपको टीवी देखना पसंद है? और कहानियाँ? हाँ, शायद। तो फिर कहानियों की किताब पढ़ने की कोशिश करो। ये देखो कितनी अच्छी किताब है। हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे। तो वो पूरी सी बॉटल लेकर आई चॉकलेट वाली, ठीक है? मौसी ने अलमारी से टॉफियों का मरबा निकाल कर बंटी के सामने रख दिया, ठीक है? मतलब अलमारी से निकाला। ए मुन्ना मोबाइल, ए पप्पू पेजर। पूर्वी, तुझे सिर्फ यही पसंद है ना? दिन भर टीवी देखना, नाचते रहना। हाँ, मुझे यही पसंद है। ए पप्पू पेजर, ए उल्लास भाई, मेरा चल गया चक्कर। शाम सवेरे दिल में मेरे लव का कीड़ा है। शाम सवेरे दिल में। तू इसे पढ़ाना चाहती है? इसे कुछ बनाना चाहती है? कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए कुछ मेहनत तो कर रही हूँ मैं। बेकार जाएगी तेरी ये मेहनत। कुछ नहीं होगा इनका, यही सड़ेंगे। आप अपने बच्चों के बारे में ये सोचते हो ना? और जुबान चलती है तेरी। कम से कम मुझे जबान तो दिए, मैं बोल भी सकती हूँ। और आप क्या करती हो? रोज दारू पे के आते हो और बीबी बच्चों से मारपीट करते हो। आप यही कर सकते हो। उस रात भी सीढ़ियाँ मेरा बसेरा थी, पर उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। कब वो आदमी आया मुझे पता ही नहीं चला। मैं सो रही थी, उसने मेरा मुंह बंद किया और जा
बाहर जा, सब खुश हो जाएंगे। मार्केट में नया माल आया है। और मैं तेरे पास आता रहूंगा। फिक्र मत कर, धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। आपको पता है ना कि कान सुनने में काम आते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। सुन नहीं रही हो तुम? तो चलो तुम लोग बताओ कि किस किस जानवर के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। पढ़ दो बेटा। क्या वो पूर्वी एकदम से गुमसुम सी रहती हो आजकल? अचानक क्लास में किताबें भी पढ़ने लगी है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चॉकलेट तुम्हारा, तुम्हारा और तुम्हारा। पूर्वी, चॉकलेट। पूर्वी, क्या बात है? आजकल तुम बड़ी गुमसुम रहती हो। आज मैं तुझे सब सच्चाई बताती हूँ। हम कौन हैं, क्या करती हैं, हमारी जिंदगी की सच्चाई। फिक्र मत कर, धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। अजीब सी आवाज आने लगी तो कारपेंटर डर गया और उसने सोचा इसको मैं अलग हटा देता हूँ। पूर्वी, तुम्हें ये बुक पसंद है? मुझे सिर्फ तस्वीर पसंद है, पर इसमें क्या लिखा है वो पता नहीं चलता। रात के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैं उन सीढ़ियों के पास वापस कभी नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद मैंने बाबा से कभी कोई झगड़ा भी नहीं किया। उस रात जो हुआ उसे मैंने अपने तक ही रखा, किसी को कुछ नहीं बताया, अम्मा तक को नहीं। मैं अंदर तक कांप गई थी, बहुत दर्द हुआ था मुझे। उस आदमी ने कहा था कि मुझे आदत लग जाएगी। कोयल दीदी की बताई हुई सारी बात मेरी आंखों के सामने आ गई थी। मैं उस जगह से भाग जाना चाहती थी। क्या बात है पूर्वी, बहुत अच्छी। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत अच्छी तरक्की की है। दीदी, मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। बिल्कुल करनी चाहिए, और अगर मन बना लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। दीदी,
क्या मैं 11वीं और 12वीं के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा सकती हूँ? ये स्कूल बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ भर्ती तो कर लेंगे ना? फॉर्म तो भरो, देखते हैं। वैसे तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। अम्मा, अम्मा मुझे इंग्लिश स्कूल में भर्ती कर लिया है। क्या? मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया है। भगवान, मेरा सपना पूरा हो। वो जो बोलते हैं तुझे सब समझ में आ जाता है। थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, लेकिन मुश्किल है। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ूंगी। Motion of an object can be represented by a position-time graph. Such a graph is an important tool to represent and analyze different aspects of motion of an object. For a motion in a straight line, say x-axis, where the x coordinate varies with time, we have xt graph. Purvi, are you interested in listening? Or you are just interested in writing down what I speak? Sir, difficulty understanding English very fast. मैं नोटबुक में लिख रही हूँ सब, घर पे जाकर पढ़ लूँगी। It's in the book also. If you pay attention here, you'll understand better, right? Yes, sir. धीरे धीरे बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए धीरे नहीं बोलेंगे ना। तुमने जितना किया है ना वो कोई कम बात नहीं है। और तुम ये सारे किताबें कैसे पढ़ लेती हो? शालिनी दीदी से मदद लेती हूँ ना, तो कभी मना नहीं करती। लेकिन अर्चना, घर में पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। क्या तुम्हारे बाबा अब भी तुमसे वैसे ही नाराज हैं? हमेशा ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। अम्मा से पूछती हूँ कि उन्हें मुझसे क्या तकलीफ है, तो कभी बोलती ही नहीं है। अर्चना, तेरे बाबा तो तुझसे प्यार करते थे ना? हाँ, शायद करते थे, पर मुझे पता नहीं। अम्मा बोलती है जब मैं बहुत छोटी थी तभी बाबा गुजर गए थे। मैं समझ सकती हूँ पूर्वी। आप मेरी हेल्प करोगी ना दीदी? हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले तुम्हारी अम्मा से बात करनी होगी। इसे लेकर बहुत परेशान थी। सोचती थी पता नहीं ये क्या करेगी, पर पता नहीं अचानक क्या हो गया, इतनी लगन से पढ़ाई करने लगी। यही तो मेरा सपना था। अब देखिए ये जिंदगी में कुछ करेगी, कामयाब होगी, ये यहाँ से बाहर चली जाएगी ना, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो बच्चों के रहने की सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ एक एनजीओ है जिसके साथ हम काम करते हैं, वहाँ बच्चों के रहने की जगह है। अब ले जाइए ना इसे, ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि पूर्वी को ऐसा मौका मिला है। अब ले जाइए। इसे देखकर जानवी और रुचि भी तो सोचेंगी कि हमें कुछ करना है, दीदी जैसा बनना है। जा बेटा। हाय हाय, ये है पूर्वी। हाय पूर्वी, आई एम अर्पिता। हाय, प्लीज हैव अ सीट। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो ये टीवी देखने के पीछे पागल थी, और अब ये इस वीक लॉयर बनना चाहती है, तो अगले वीक डॉक्टर, और उसके अगले वीक एक इंजीनियर। एंड आई एम श्योर इनमें से एक तो ये जरूर बन जाएगी, है ना पूर्वी? अर्पिता एक एनआरआई थी। वो इंडिया में अपना एनजीओ शुरू करने आई थी और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ काम करना चाहती थी कि उन बच्चों को एक बेहतर माहौल मिले, बेहतर शिक्षा मिले, समान अवसर मिले,
ताकि वो जिंदगी में कुछ हासिल कर पाए। मानसी, दिशा, गीता, ये पूर्वी है। हाय पूर्वी। हाय पूर्वी, अब से तुम इन लोगों के साथ यहीं रहोगी, ठीक है? थैंक यू मैम। तुम इसे पढ़ना चाहती थी ना? जी मैम, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। अभी भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं। तो क्या हुआ, गलती करोगी तभी तो सीखोगी। और एक मिनट, अगर तुम्हें लगे ना कि तुम्हें किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तुम अटक रही हो, तो ये लो, इसे कहते हैं डिक्शनरी। इससे तुम सारे मीनिंग अच्छे से समझ जाओगे। और फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तो हूं ना। थैंक यू मैम। मैं कुछ 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रही हूँ, इंटीरियर्स में, गांव, देहात, वहाँ के बच्चों के साथ वर्कशॉप करने के लिए। वहाँ मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जो उन बच्चों को पढ़ने और लिखने के फ़ायदे समझा सके। तुम में से कौन चलना चाहेगा मेरे साथ? सबसे पहले आता है क। तो अब क से वो कौन सा पक्षी है जो गुटरगू करता है? कबूतर। अब आता है ख। खेत में हम क्या डालते हैं अनाज बढ़ाने के लिए? खाद। बहुत अच्छे, तो ख से खाद। मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, बाद में डिसाइड करूँगी। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत सारी है, कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाएगा। लेकिन फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। साइकोलॉजी। गुड। तुम सीरियस हो? हाँ, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अच्छा, तो साइकोलॉजी के बाद फिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं काउंसलर बनूंगी, बच्चों की मदद करूंगी, खासकर मुझ जैसे बच्चों की जिनका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता। उन्हें थोड़ी सी प्यार और दुलार के साथ समझाया जा सकता है। उनकी ये बचपन की जिद तोड़कर उन्हें एक अच्छे और बेटर फ्यूचर के सपने दिखाना सिखाया जा सकता है। मुझ जैसे माहौल के बच्चे अक्सर अपना भला बुरा देख समझ नहीं पाते। उन्हें इस दलदल से निकालकर एक बेटर फ्यूचर दिया जा सकता है। मैम, क्या मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती हूँ? Why not? एटलीस्ट हम लोग को ट्राई तो करना चाहिए। वहाँ फीस तो बहुत लगेगी ना? वो सब बात की बात है, पहले हम अप्लाई तो करें। अरे हाँ, तुम जाना कहाँ चाहती हो? I mean, तुम अप्लाई कहाँ करना चाहती हो? कुछ सोचा है? I don't know. ओके देन, फिर हम एक काम करते हैं, सब जगह ही अप्लाई करें। पूर्वी, कैसी है तू? ठीक हूँ। ये कोयल दीदी जिनके बारे में आपको बता रही थी, मेरी सबसे पहली काउंसलर। हाय, मैं अर्पिता हूँ। नमस्ते। इनसे मैंने जिंदगी की बहुत सारी जरूरी बातें सीखी हैं। तो क्या ये परदेश जाएगी? अगर एडमिशन हो गया तो ज़रूर जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका एडमिशन हो जाएगा। इसका ना पासपोर्ट बनवाना है, तो उसके लिए मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। माँ, वो जन्म प्रमाण? हाँ, अब वो संभाल कर रखा हुआ है,
मैं देती जी। है ना? और तुमको सब्जेक्ट्स में क्या अच्छा लगता है ये बताओ। बाकी का सारा पेपर वर्क हो चुका है, बस अगर कुछ बाकी है तो तुम्हारे पासपोर्ट की एप्लीकेशन। पूर्वी, क्या हुआ? हम जब से तुम्हारे घर से आए हैं तुम बहुत चुप हो। सब ठीक तो है? अर्चना, तेरे पापा तो तुझसे प्यार करते थे ना? शायद करते थे, पर मुझे पता नहीं। अम्मा बोलती है जब मैं बहुत छोटी थी तभी पापा गुजर गए थे। बचपन की दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब पता चला कि वो मेरी हाफ सिस्टर भी है। अम्मा ने बताया कि अर्चना के पिता अजीत ही मेरे और जानवी के असली पिता हैं, और जिन्हें मैं हमेशा अपना बाबा समझती थी वो सिर्फ रुचि के पिता हैं। पूर्वी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम्हें ये सब भूल के जिंदगी में आगे बढ़ना है ना? हाँ मैम, मुझे अब बाबा के लिए कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं। Purvi Nathan, I met her in India with Arpita while I was there for a seminar. She's very bright. Okay. I think we should forward it. I strongly recommend. Okay. पूर्वी, अर्पिता मैम का कॉल है, उनको तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मैम, ओके, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। क्या कहा उन्होंने? अभी उनका कॉल आएगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हाय सारा, या शी इज हियर, जस्ट स्पीक टू हर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। What's your name? पूर्वी नाथन। Purvi Nathan. Purpose of visit? I'm a student pursuing graduation in psychology. Do you have a scholarship? Yes, I have a scholarship and my living expenses are being funded. Proof of funding is attached. Okay.
Just step a little back, facing the camera. पूर्वी, आई एम पूर्वी नाथन। पूर्वी को स्टूडेंट वीजा मिल गया है और जल्द ही वो हायर स्टडीज के लिए विदेश चली जाएगी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। हालांकि अपने रहने वगैरह के खर्चे के लिए उसे फंड्स इकट्ठे करने पड़े। अर्पिता की एनजीओ ने पूर्वी के इन खर्चों के लिए कई इवेंट्स किए और डोनेशंस इकट्ठे किए। हालांकि उसके जरूरत के लगभग सभी खर्चों का इंतजाम हो चुका है। पूर्वी की बहनें भी उससे प्रेरित होकर अपने लिए ऐसे मौके तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। इस इलाके में काम कर रही वो एनजीओ जिसने पूर्वी की मदद की थी और अर्पिता की एनजीओ देह व्यापार करने वाली सभी औरतों के बच्चों और बाकी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने की कोशिश में लगातार काम कर रहे हैं। क्राइम पेट्रोल सलाम करता है उन सभी समाज सेवियों को जो निस्वार्थ भाव से बिना थके लगातार मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। उन लोगों के लिए नए मौके, नए अवसर और नई संभावनाएं तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान साहित्य के बारे में बात करेंगे। गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि गाय को अपने द्वार तक लाने की चाह में भोरी अपना सब कुछ लुटा देता। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? डिस्गस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, कौन है जो इतनी मिस कॉल दे रहा है? पता नहीं यार। हेलो 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 हेलो, एक पति पत्नी जिनके रिश्ते की दरारें साफ नजर आने लगी थी। कुछ था जो दोनों को परेशान कर रहा था, या शायद दोनों एक दूसरे से ही परेशान थे। विशाल, बेटा फॉग के साथ नहीं खेलते। कृष्णा, हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। फिर से जिंदगी की शुरुआत करें, एक नए सिरे से जीते। बस खुशी होनी चाहिए। सही कह रहे थे। कितनी बार समझाया विशाल, फॉग के साथ नहीं खेलते ना बेटा। साफ करके दे रहे हैं।
रचना की चाबी चाहिए थी। रचना कहीं गई है शायद। हाँ, आपका विशाल भी यही है। रचना तो आज विशाल को लेने स्कूल भी नहीं आई थी। क्या? और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। विशाल ने खाना खा लिया है और वो काजल के साथ ही खेल रहा है। पर रचना बिना बताए तो कहीं जाती नहीं। और सुबह 11:30 बजे मेरी उससे बात हुई। बेटा विशाल, मामा ने स्कूल के लिए ड्रॉप करते वक्त आपसे कुछ कहा था? कहाँ जा रही है या और कुछ? नहीं पापा। पापा, मम्मी कहाँ चले गई? पता नहीं बेटा, हो सकता है नाना जी के घर गई हो। हेलो। हेलो पापा, मैं संजीव बोल रहा हूँ। हाँ संजीव बेटा, बोलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। रचना वहीं है आज? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो रचना बाहर गई है, वो भी बिना बताए, तो मुझे लगा शायद आपके पास आ गई होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ? संजीव का फोन था, रचना कहीं चली गई है, कुछ बता कर नहीं गई है। ऐसे कहाँ चली गई रचना? अरे वही तो पता नहीं है, तभी तो उसने फोन किया। पापा, मम्मी कहाँ है? बेटा वो नाना जी क्या गई, आ जाएंगे। पर अभी अभी तो आपने नाना जी से कहा कि मैं देख लेता हूँ। बेटा मम्मा आ जाएगी, आप खाना खाओ। पति पत्नी के रिश्ते में अनबन थी, ये साफ था। और रचना एक दिन अचानक बिना कुछ बताए घर से चली गई। क्या वो अपनी मर्जी से गई थी? क्या वो कभी लौटने वाली थी? The number you have called is currently switched off. पापा। हाँ बेटा। पापा, मम्मी हमको छोड़कर चले गई? नहीं बेटा, मम्मा ऐसा क्यों करेगी? कहीं काम में फंस गई होगी। चलो अभी आप सो जाओ, मम्मा सुबह तक आ जाएगी। चलो आंखें बंद करो, सुबह स्कूल भी तो जाना है। The number you have called is currently switched off. मैं जा रही हूँ, थक चुकी हूँ हमारे रिश्ते से। हम क्यों साथ जी रहे हैं पता नहीं, कब तक ऐसे खुद को घसीटते हुए जीऊँ। बेहतर है नई ज़िंदगी शुरू करूँ, और वो नई ज़िंदगी मुझे नज़र आ रही है। मेरी खुशियाँ मुझे बुला रही है। मुझे जो प्यार करता है वो मिल गया है, उसके साथ नई शुरुआत करूँगी। माफ़ी नहीं मांगूंगी आपसे, क्योंकि जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। कोई अफसोस नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं कि कहूँ माफ़ कर दीजिए। हो सके तो मुझे भूल जाइए। रचना। प्रोफेसर साहब, इस चिट्ठी से साफ लग रहा है कि आपकी बीवी अपनी मर्जी से गई है। सर रचना ऐसा कभी नहीं कर सकती। सर हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वो क्यों करेगी ऐसा? ये हैंडराइटिंग उनकी है। प्रोफेसर साहब, ये हैंडराइटिंग और ये साइन आपकी पत्नी की है। हाँ सर, लेकिन सर वो ऐसा नहीं कर सकती। आप दोनों में कोई झगड़ा या अनबन? सर झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता है। मानता हूँ हमारे बीच में कभी कभी अनबन हो जाती थी, बहस होती थी। सर हर घर में ऐसा होता है, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंसेस की वजह से कोई घर छोड़कर नहीं चला जाता सर। देखिए प्रोफेसर साहब, हमें तो लग रहा है कि आपकी बीवी अपनी मर्जी से गई है, पर आप इतना कह रहे हैं तो हम एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, देखते क्या हो सकता है।
पापा, मम्मी आज भी नहीं आई। आ जाएगी बेटा, सचमुच में किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। पर मम्मा ने कोई फोन भी नहीं किया। आ जाएंगे, फोन भी जरूर करेंगे। आप प्लीज खाना खा लो। क्या करूं, कब तक विशाल से झूठ बोलता रहूं कि उसकी माँ आ जाएगी? नहीं, मेरी बेटी अपना घर बार छोड़कर और किसी के साथ नहीं जा सकती। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि रचना कभी ऐसा नहीं कर सकती, और किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं, वो नहीं जा सकती हो। क्या उस चिट्ठी पे किसी का नाम लिखा है? नहीं, पर मुझे तो लगता है वो चिट्ठी रचना ने लिखी नहीं है। नहीं लिखी रचना ने, नहीं लिखी। दोनों के बीच कुछ खास बनती नहीं थी, पर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि रचना किसी और के साथ। नहीं सर, ऐसी कोई बात मेरी नजर में तो कभी नहीं आई। तो फिर किस बात को लेकर होते थे उनके बीच झगड़े? इतना कौन ताम झांक करता है सर। और फिर मैंने सोचा हर घर में थाली कटोरी की आवाज तो आती ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्यार व्यार का चक्कर होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रचना के फोन पर आखिरी कॉल उसके पति संजीव का ही था। हाँ सर, मैंने ही उसको फोन किया था, विशाल को ट्यूशन क्लासेस में डालना है या नहीं ये पूछने के लिए। हमारा बेटा तीसरी क्लास में है। मैं ट्यूशन क्लासेस के खिलाफ था, लेकिन रचना अपनी बात पर अड़ी हुई थी। फोन के आखिरी लोकेशन क्या थे? महर्षि कर्वे चौक के पास, दोपहर 12:05। उसके बाद उसका सेलफोन स्विच ऑफ हो गया था। सर, सोसाइटी की सिक्योरिटी ने मैडम को किसी के साथ कहीं जाते नहीं देखा। साहब, मेरे सामने तो नहीं गई मैडम जी। 11:30 से 12 के बीच में तू कहाँ था? हो सकता है बाथरूम गया होऊंगा या पंप शुरू करने। ये दो टाइम पर गेट पर कोई नहीं रहता। गावड़े, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये औरत किसी के साथ भाग गई है। शादी के 12 साल बाद प्रोफेसर साहब 23 के थे और वो 20 की थी जब उन दोनों की शादी हुई थी। पर कुछ तो अनबन होगी उन दोनों के बीच में, जिसके बारे में पड़ोसियों को कुछ पता नहीं था। उन्हें सिर्फ आवाज सुनाई देती, पर वो असली वजह वो दोनों ही जानते थे। हो सकता है प्रोफेसर की बीवी का किसी के साथ चक्कर हो और इसी वजह से उनमें झगड़े होते होंगे, और प्रोफेसर साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बात को सबसे छुपा रहे हैं। हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। फिर से जिंदगी की शुरुआत करते, एक नए सिरे से जीते। चार दिन बीत चुके थे लेकिन रचना की कोई खबर नहीं थी। संजीव ने दिल ही दिल में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसकी पत्नी किसी के साथ चली गई है। हालांकि अब भी ये बात वो सबके सामने स्वीकार नहीं करता था। विशाल बहुत उदास रहने लगा था क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी कोई खबर नहीं थी। और अचानक रचना के घर से जाने के बाद 5वें दिन अरे सतीश जी साहब, जल्दी से माल उतारना जी। अरे सतीश, बाबू, रामलाल, अरे देखो अंदर बास आ रहा है, जल्दी आओ। देखो देखो कहां से बास आ रहा है। मंगे साहब, हाँ, इधर अंदर से नहीं, उधर बाहर से बहुत सड़ेली बास आ रही है साहब।
सतीश, रामलाल, इधर आओ। उम्र 30 के करीब होगी। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। मौत की वजह? विंड पाइप्स भी कट चुकी है। साहब, सारे पुलिस थानों में चेक किया। कोथरूड पुलिस थाने में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है और उसका कपड़ा बॉडी के कपड़े से मैच हो रहा है। नहीं सर, ये मेरी रचना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सर। पर चेहरा देखिए, बॉडी सड़ चुकी है। मौत 3 दिन पहले हुई है। 72 घंटे हो चुके हैं। प्यार व्यार का चक्कर उल्टा पड़ गया लगता है। सर, बैंक अकाउंट भी चेक किया, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं जिस पर शक हो। वो धन के गहने भी वैसे के वैसे ही हैं। एक काम करो गावड़े, रचना का फोन रिकॉर्ड निकलवाओ। अब ये मर्डर केस है, हर छोटी बड़ी चीज को हमें दोबारा गौर से देखना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, ये उन लड़कियों के नंबर है जिनको रचना ने फोन किया। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो, कोई तो वजह होगी, वरना रचना उन लोगों को फोन क्यों करती? आई डोंट नो सर, मैं किसी रचना वर्मा को नहीं जानती। प्रोफेसर संजीव वर्मा को जानती हो? हाँ, वो हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, पर अब शायद किसी दूसरे कॉलेज में जा चुके हैं। रचना उनकी पत्नी है। अब बताओ, वो तुम्हें क्यों फोन कर रही थी? आई रियली डोंट नो सर। कई बार कुछ ऐसे कॉल्स आते थे, पर मेरे हेलो हेलो का कोई जवाब ही नहीं आता था। हो सकता है वो उन्हीं के कॉल्स हों। पर वो ऐसा क्यों करेगी? अब मुझे क्या पता सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और सर तो सिर्फ हमारे टीचर थे। पता नहीं सर वो क्यों फ़ोन करते थे। प्रोफेसर संजू वर्मा को जानते हो? ऑफ कोर्स सर, वो हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर थे, फिर वो कॉलेज छोड़कर चले गए। सपना, आदिति, हाँ, ये सब मेरे ही स्टूडेंट्स थे। आपकी बीवी ने इनको क्यों फोन किया था? सर, क्या कह रहे हैं आप? रचना इन्हें क्यों फोन करेगी? उसका क्या लेना देना मेरे स्टूडेंट से? सर, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स दोनों ही रचना के हैं और दोनों ही परफेक्टली मैच होते हैं। पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर अनबन थी? बताया तो सर, नहीं बनती थी हमारी, पर बात इस हद तक जाएगी सोचा भी नहीं था। और ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी पत्नी किसी और के साथ अफेयर कर रही होगी सर। हो सकता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। आपको पता था कि आपकी बीवी का अफेयर है, और जिससे अफेयर था शायद उसी ने आपकी बीवी को मार डाला। वो कौन है प्रोफेसर साहब? पता नहीं, लेकिन मेरी पत्नी वैसी औरत नहीं थी सर। आपकी पत्नी अपनी मर्जी से गई, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है उन पर। हमने उनके फोन के सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए, इतनी सी भी शक की वजह नजर नहीं आती। कभी किसी दूसरे के साथ कोई भी बात नहीं हुई उनकी। अजीब नहीं लगता प्रोफेसर साहब? अफेयर है पर फोन पर कुछ नहीं। वो चिट्ठी लिखती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ,
पर कहाँ जा रही है ये किसी को पता नहीं, किसके साथ वो चली गई ये किसी को पता नहीं, और फिर पता चलता है कि उनका मर्डर हुआ है। नहीं सर, मेरी पत्नी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था सर, किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था सर। प्रोफेसर साहब के फोन रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर जिस दिन रचना गायब हुई यानी 6 जून को, उस दिन प्रोफेसर साहब कॉलेज में ही थे। सर क्या आपको लगता है कि इस सब में प्रोफेसर भी इन्वॉल्व है? हो सकता है बीवी को गायब करने में प्रोफेसर साहब का ही हाथ हो। लेकिन सर वो चिट्ठी ऐसी गुत्थी है जो इस केस को उलझा रही है। देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारी मम्मी के जाने की वजह से तुम दुखी हो, पर तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ ये पता करने के लिए क्या तुम हमारी मदद करोगे? एक छोटी सी बात बताओगे? उस दिन तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ कहा था। देखो बेटा, आखिरी बार तुमने मम्मी को देखा है। मामा मुझे ड्राइंग क्लासेस के लिए नहीं जाना है। अरे ड्राइंग भी तो सीखना चाहिए, हो सकता है उसमें तुम्हारा टैलेंट हो। लेकिन मम्मा मैं वो घर पे भी कर सकता हूँ ना, और स्कूल में भी ड्राइंग के लिए क्लासेस होती है, मुझे और क्लासेस नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, मेरे लिए 1 महीना जाके देखो, अगर पसंद नहीं आया तो छुड़वा देंगे। ओके चलो, अब लेट हो रहा है। मम्मी ने तो सिर्फ ड्राइंग क्लासेस के बारे में बोला था, कहीं जाने वाली है ऐसा नहीं बोला। बेटा तुम्हारे मम्मी और पापा के बीच में झगड़े होते थे, किस बात को लेकर दोनों झगड़ते थे? रचना, हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते? फिर से जिंदगी की शुरुआत करें, एक नए सिरे से जीते। मम्मी बहुत गुस्सा करती थी पापा पे, हमेशा चिल्लाती थी। पापा बहुत परेशान थे। क्यों गुस्सा करती थी मम्मी बेटा? पापा के मोबाइल फोन को लेकर बहुत झगड़ती थी। उस मोबाइल फोन में ऐसे क्या था बेटा? पता नहीं अंकल। आपकी बीवी आपसे इतना नाराज क्यों थी? सर मेरी कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। कोई एक बात बता सकते हैं आप जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी? प्रोफेसर साहब, अब तक आपने जितनी भी बातें बताई है उसमें से एक बात 100% सही है। आपकी बीवी का कभी भी किसी से कोई अफेयर नहीं था, फिर भी एक गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि उन्होंने वो चिट्ठी क्यों लिखी। जब कोई अफेयर ही नहीं था तो वो ऐसी चिट्ठी छोड़कर गई क्यों? मुझे लगता है प्रोफेसर साहब, जितना भरोसा आपको अपनी बीवी पे था उतना शायद उन्हें आप पे नहीं था। उन्हें शक था कि आपका चक्कर चल रहा है, वो भी आपके स्टूडेंट के साथ। हमने आपके स्टूडेंट्स के फ़ोन डिटेल्स चेक की, गर्ल स्टूडेंट्स के भी, जिन्होंने आपको मैसेज भेजे थे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। अच्छा रिश्ता था आपका उन सबसे। आप एक अच्छी टीचर है, इसकी गवाही सभी लोग देते हैं। जो कॉलेज आप छोड़ चुके हैं वहाँ के स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियाँ, अभी भी आपके टच में। वो आपकी स्टूडेंट्स कम और दोस्त ज़्यादा लगती है, अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करती है। कुछ मैसेजेस तो कुछ ज़्यादा ही खुलकर लिखे गए। रचना, सर वो शक्की हो चली थी। स्टूडेंट्स के जो मैसेज आते थे उनको लेकर अपसेट हो जाती, झगड़ने लग जाती, बेवजह शक करने लगी थी। सर हर वक्त यही सोचती रहती कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, जैसे जासूसी कर रही थी।
वो सारे मैसेजेस पढ़ती, कब किसका मैसेज आया, कब किसका कॉल आया, मैंने किसको कॉल किया, किसको मैसेज किया, सर वो सब नोट करती थी। सर मैं उसके सवालों से तंग आ चुका था, थक गया था। आखिर में मैंने लड़कियों के नाम अपनी फोन बुक में चेंज कर दिए, उनके नाम की जगह लड़कों के नाम डाल दिए। पर उसका शक जरा भी कम नहीं हुआ। वो एक एक करके सारे नंबर्स लिखती और उन सभी नंबर पर फोन करती, पता करती थी कि वो लड़के का है या लड़की का। हेलो हेलो, हेलो। सर उसने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा, और खुद की जिंदगी भी नर्क बना ली। सर कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा कि जैसे जिंदगी शुरू की थी वैसे शुरू कर, पर वो सुनती ही नहीं थी। सुपारी किसे दी थी आपने? सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसे भिजवाया था अपनी बीवी को मार डालने के लिए? सर मैंने नहीं मारा रचना को, मैं उससे प्यार करता था, मेरी पत्नी थी वो। मैंने तो उस पर यह भी शक नहीं किया कि उसका किसी के साथ अफेयर है। उसका कोई अफेयर नहीं था प्रोफेसर साहब, उसने आपको कोई धोखा नहीं दिया, धोखा तो आपने दिया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा मेरी रचना को। जावेद सैयद को सुपारी दी थी? क्या? कौन जावेद सैयद? आपके पुराने कॉलेज का आपका स्टूडेंट। जावेद सैयद हमारे कॉलेज में ही है, आर्ट्स में है वो प्रोफेसर संजीव वर्मा के टच में रहता है? यस सर, एक्चुअली संजीव सर को सभी स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, ही इज लाइक अ फ्रेंड टू एवरीवन। हाँ तो जावेद सैयद भी फ्रेंड ही होगा। हाँ वो तो सर से बहुत ही क्लोज था। सर ये जावेद सैयद है तो स्टूडेंट, पर इसका उठना बैठना आड़े टेढ़े लोगों के साथ ज्यादा है। और प्रोफेसर साहब बराबर इसके टच में रहे। 6 जून 2013 को जावेद सैयद प्रोफेसर साहब के घर के एरिया में था, और उसी दिन उसके फोन का लोकेशन महर्षि कर्वे चौक के पास मौजूद था, जहां रचना का मोबाइल भी स्विच ऑफ हुआ। गावड़े, ये प्रोफेसर साहब हमारी गलत क्लास ले रहे हैं। चलो अब उनकी क्लास लेने का टाइम हो गया। सर जावेद सैयद वही स्टूडेंट है जिसे आपने अपनी पत्नी को मारने के लिए भेजा था। आपकी पत्नी उसके साथ कैसे क्यों गई, या आप बता दो या जावेद बता देगा। दोनों में से कौन सच बोलेगा ये आप दोनों ही तय कर लो। सर आप हमारे टीचर हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर आप बताओ तो सही कि कौन आपको परेशान कर रहा है। जावेद अब कैसे बताऊं कि कौन मुझे रोज टॉर्चर करता है? अरे सर आप नाम तो लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो आप सर। ओके जी, जावेद राजी हो गया, पर उसने मेरी पत्नी को नहीं देखा। मैं रचना को संडे 2 जून को स्टेशन के पास वाले रेस्टोरेंट में लेकर आऊंगा। ठीक है सर। कितनी बार समझाया विशाल, पॉक के साथ नहीं खेलते ना बेटा। आपकी पत्नी जावेद के साथ बिना कोई सवाल किए जाने के लिए राजी कैसे हुई? हाँ जी। रचना, एक बड़ा घर है, बहुत अच्छा है। अभी आना पड़ेगा? हाँ हाँ मैं वहीं पर हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जावेद, वो तुम्हें लेने आएगा, तुम उसी के साथ चलिए आना। अच्छा ठीक है, मुझे 15 मिनट दीजिए। ओके, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके।
घर कहाँ है? पास में ही मैडम। संजीव ने तो कहा था कि रेलवे स्टेशन के पास है, लेकिन हम तो हाईवे की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली मैडम वो हाईवे से नजदीक ही पड़ता है। अच्छा, ये कहाँ लेके आए हो मुझे? और संजीव कहाँ है? हेलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? संजीव कहाँ है? और वो चिट्ठी वो कैसे लिखवाई आपने अपनी पत्नी से? संजीव, देखना ठीक तो है ना? ठीक है, पर थोड़ा प्यार से लिखो ना। ऐसा लगना चाहिए कि किसी ऐसी पत्नी ने लिखी है जो अब किसी और से प्यार करती है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है और इसी वजह से अपने पति को छोड़कर जा रही है। चिट्ठी में वो बात एकदम सच नहीं लग रही। फिर से ट्राई करते हैं। संजीव, अब देखना ठीक है? इन सारे लेटर्स को जोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही आएगा। स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर मैं तुम्हारा नाम दूंगा, मिसेस रचना वर्मा। चलो इन सब पे नाम लिखो और साइन करो। कहा था कॉलेज के एक नाटक के सीन में वो लेटर चाहिए। खूब नाटक खेला प्रोफेसर साहब आपने। अपनी बीवी को जिंदगी से रफा दफा करने के लिए बड़ी चतुराई से खेल खेला। सर थक चुका था उसके रोज के टॉर्चर से, उसकी शक्की नजरों से पागल हो गया था। सर मेरी जिंदगी में कोई था ही नहीं, फिर भी उसका रोज का चीखना चिल्लाना, उसको पता ही नहीं था कितना दम घुटने लगा है उसके साथ मेरा। जावेद, तू बता क्या क्या अपने प्रोफेसर साहब के लिए बड़ी इज्जत करता है ना तू इनके, या इस इज्जत करने के भी गिन गिन के पैसे लिए थे? सर मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो इस काम में मेरी मदद करेंगे, लेकिन 75,000 दूंगा इस काम के लिए। विश्वास नहीं होता। एक प्रोफेसर जिसका इतना नाम है, इज्जत है, वो जिंदगी का एक छोटा सा सबक नहीं सीखा। ए क्राइम नेवर पेज। हत्या का एक सह आरोपी गिरीश पकड़ा जा चुका है। संजीव वर्मा, जावेद सैयद और गिरीश फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन दूसरे दो आरोपी अब भी फरार हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक प्रोफेसर, एक जुर्म का सहारा लेता है अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी के शक्की स्वभाव से, घर में बढ़ते तनाव से तंग आ चुका था। उसकी पत्नी की नजर रहती थी उसके हर स्टूडेंट के आए मैसेजेस पर और गर्ल स्टूडेंट्स के फोन कॉल्स पर। अनबन बढ़ी, पति और पत्नी के रिश्ते में दूरियां बढ़ी, लेकिन दोनों ने यह नहीं सोचा कि बातचीत करके इस फासले को कम किया जाए या फिर किसी काउंसलर से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढा जाए। बल्कि पति ने एक और ही रास्ता चुना। अपने दो स्टूडेंट्स की मदद से हमेशा के लिए पत्नी को रास्ते से हटा दिया। पत्नी की शक्की फितरत और पति का झूठा ईगो दोनों आड़े आए और उसकी कीमत चुकानी पड़ी एक मासूम छोटे से बच्चे को। उसके सर से मां का साया उठ गया और पिता अब पुलिस हिरासत में है। आपसी मतभेद, झगड़े सुलझाए जा सकते हैं,
बातचीत से हर समस्या का हल निकलता है। अगर आपस में ना हो सके तो किसी की मदद लेकर गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन किसी को मिटा देना ये क्राइम है और गलती से प्रोफेसर साहब ने ये सबक नहीं सीखा था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।